हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था अपना पीरियोडिक टेबल का चैप्टर, ठीक है, आपको याद होगा, जिसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं हिंदी में। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर देख लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो बेसिकली जो भी सामान्य बातें होती है इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाली, कि किस तरीके से हमें तत्वों का अध्ययन करना है, कैसे तत्वों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो सामान्य परिचय मैं आपको दे दिया हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें तत्वों का ही केवल अध्ययन करना है, ठीक है। तो तत्वों के अध्ययन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से अपने अपने सिद्धांत दिए, तो हमने अभी तक केवल 2 सिद्धांत देखे, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने देखा था कि डोबेराइनर त्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक। एंड प्रीवियस क्लास में, पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से न्यूलैंड का सिद्धांत क्या होता है, ठीक। तो हमने बहुत ही अच्छे से, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, जो भी एनसीईआरटी में हमें सारणी दिया हुआ है, उस सारणी का भी हमें यहाँ पर दिखाकर मैंने आपको बताया था, और आपको पिछली क्लास याद होगी, ठीक। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारे पास सारणी है, ठीक है, उस सारणी के क्या क्या लाभ होते हैं, उनकी क्या क्या हानियाँ होती है, ठीक। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, जो कि 2 टॉपिक थोड़े से छोटे थे, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब देखिए, अब क्या है कि तत्वों के अध्ययन के लिए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अपने इस 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सर क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। तो न्यूलैंड के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अपने 10th क्लास के सिलेबस के लिए, वो क्या है सर, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। तो अब मेंडलीव ने भी अपनी सारणी बनाई, ठीक है, यानी कि तत्वों के अध्ययन के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया, तत्वों को अरेंज किया, तत्वों को व्यवस्थित किया, ठीक है। तो मेंडलीव ने अपनी एक सारणी बना दी, मेंडलीव साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। तो ये मेंडलीव वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब मेंडलीव की आवर्त सारणी आप बताओ, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अब मेंडलीव की आवर्त सारणी से, ठीक। चलिए, तो मैं फिर से आपको बता दूँ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, जितने भी 2 हमने अभी लॉ पढ़े ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक। तो आप ज़रा हेडिंग लिख लेना, फटाफट हम समझेंगे। मेंडलीव, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैं 10th के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, 10th पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत डिटेल से हम लोग बातें कर सकते हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना भी कुछ मैं बताऊँगा ना, उसे आपको बोर्ड में लिखना है, वो 10th के लेवल से ही बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको आगे चल के और समझ में आएगी, लेकिन 10th के लेवल पर मुझे इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो मेंडलीव की आवर्त, तो मेरे साथ आप लिखें, जो लोग जिनको पता है ना हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तब आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में सर इसे बोलते हैं मेंडलीव्स, ठीक है, पीरियोडिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये चीज़। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। अब देखिए, मेंडलीव का पूरा नाम है ना, हालांकि ये सब चीज़ें जानकारी के लिए, इनका नाम था डिमित्री, ठीक है। सही से लिख दूँ क्या? तो अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि इनका फुल नेम है डिमित्री, ठीक, इवानोविच, ठीक है, काफ़ी अजीब सा नाम है, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक, मेंडलीव, इस तरीके से अजीब सा नाम है, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक। ये इनका नाम है, ये इनका फुल नेम है, ठीक है। हालांकि इनके फुल नेम से हमें कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। देखिए, हमने ख़त्म किया था न्यूलैंड के सिद्धांत तक, वहाँ तक मैंने आपको बताया था कि 56 तत्व ज्ञात थे, ठीक। अच्छा, जब मेंडलीव की बारी आई, जब मेंडलीव साइंटिस्ट जब तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। सर कितने थे? 63 तत्व। तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक। तो क्या किया ना, मेंडलीव ने क्या किया कि इन 63 तत्वों का अध्ययन किया, ठीक है। अब मेंडलीव तत्वों क्या भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे, है ना। क्या सर कर रहे थे? मेंडलीव तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों का अध्ययन कर रहे थे,
ठीक। मेंडलीफ ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जो कि अभी तक चलता आ रहा था, जितना भी कुछ हमने पढ़ा था उसमें भी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया ना कि इन 63 तत्वों को, 63 तत्वों को अलग अलग कार्ड पर लिखा, अलग अलग कार्ड लिया, कार्ड, ठीक है, जैसे कार्ड होता है ना, जैसे कि ताश के पत्ते होते हैं, कुछ उस टाइप से अलग अलग 63 यानी कि 63 कार्ड लिए, उन 63 कार्ड पे तत्वों को लिखा और उनके गुणधर्मों को लिखा, एंड उनके गुणधर्मों को लिखा, एंड उन कार्ड को ले जाके वो दीवार पे चिपका दिए और उस पर पिन लगा दिए, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि 63 कार्ड को है ना इस तरीके से दीवार पे चिपका दिया, एंड उन 63 कार्ड पे 63 तत्वों को लिखा एंड तत्वों के गुणधर्मों को भी लिखा, ठीक। अच्छा, ये जब चिपका कर देखते हैं ना, जब दीवार पे चिपका के देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कुछ तत्वों के गुणधर्म समान हैं, कुछ तत्वों के गुणधर्म समान हैं, ठीक। तब इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक। तो जब मेंडलीफ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तब वो देखते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से तत्वों के गुणधर्म की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि जब मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद, एक तत्व के बाद जो नया तत्व आता है ना, इसका गुणधर्म पहले वाले से मिलता है ना, तो इसे हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में पुनरावृत्ति, यानी कि तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक, तत्वों का पुनरावृत्ति होती है, ठीक। इस चीज़ को उन्होंने बोल दिया आवर्तिता। क्या बोल दिया सर? आवर्तिता। यानी कि जब तत्वों को हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उनमें आवर्तिता पाई जाती है। सर क्या पाई जाती है? आवर्तिता, ठीक है। एक और वर्ड, ठीक, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक। ऐसा कब हुआ? जब हम उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तत्वों को, तब, ठीक है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक, मतलब तत्वों का जो बेस था, जो आधार था, वो परमाणु द्रव्यमान ही था। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर ही, ठीक है, तत्वों में आवर्तिता पाई जाती है, ठीक। चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक, जिससे कि समय बचे, ठीक। आप हेडिंग लिखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक। अब इसके अंदर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, उस समय ज्ञात 63 तत्वों को, उस समय ज्ञात 63 तत्वों को डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने, उस समय ज्ञात 63 तत्वों को डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया, तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, आवर्त फलन होते हैं। अगला बिंदु लिखिएगा, नेक्स्ट बिंदु, अगला बिंदु, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके रिपीट कर लेना, ठीक है। दरअसल समय कम रखने के लिए मैं एक लाइन एक बार ही बोल रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक। अर्थात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, अर्थात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर
एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। इस गुण को आवर्तिता कहा जाता है। इस गुण को आवर्तिता कहा जाता है। इस गुण को आवर्तिता कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, मेंडलीफ ने उस समय तत्वों का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ मेंडलीफ ने उस समय तत्वों का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का भी अध्ययन किया। मेंडलीफ ने उस समय तत्वों का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का भी अध्ययन किया। ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का भी अध्ययन किया। ठीक है, अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु, तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक। अगला बिंदु, ठीक है, तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं तथा ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिक बनने वाले यौगिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक, चलिए, तो बेसिकली क्या हुआ, मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। अब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर वो ये देखते हैं कि जब हम इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे ना, तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म की पुनरावृत्ति होती है। मतलब समान गुणधर्म वाले तत्व बाद में हमें फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो इस पुनरावृत्ति को, इस रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं सर, आवर्तिता, यानी कि पीरियोडिसिटी, है ना। मतलब कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो तत्वों के अंदर आवर्तिता होगी, है ना। मतलब कि एक कुछ तत्वों के बाद फिर से ऐसे तत्व मिलेंगे जिनका गुणधर्म पहले वाले से मिलता है। ठीक, ये चीज़, इसीलिए मेंडलीफ ने क्या बोला कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, बेसिकली मेंडलीफ तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म को लेकर अध्ययन कर रहे थे, है ना। यानी कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, है ना, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है, वही कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, है ना, तभी तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, ये चीज़। ठीक, दूसरी बात क्या हुई, है ना, मेंडलीफ ने तत्वों के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक, यानी कि जब कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब कौन सा यौगिक बनेगा उसका अध्ययन किया। ठीक, और जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब कौन सा यौगिक बनेगा उसका अध्ययन किया। तो ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक को हम बोलते हैं सर हाइड्राइड्स, है ना। यानी कि तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक हाइड्राइड्स होते हैं और तत्वों का ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बोल के लिखवाया हूँ वही लिखना है। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ पॉइंट्स। ठीक है, जितना मैंने लिखवाया बोल के उतना ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है, RO2, है ना, RH4, उदाहरण के लिए RO2, RH4। ठीक, मेंडलीफ ने ना R करके दिखाया। R का मतलब कोई तत्व, R का मतलब क्या है सर, तत्व। R का मतलब तत्व। जैसे अगर R की जगह C हो यानी कार्बन, तो सर क्या हो जाएगा, अगर R की जगह C हो कार्बन, ठीक,
तो इसी चीज़ को हम क्या लिख देंगे, देखो R की जगह C है यानी कि सर CO2, अगर R की जगह C हुआ तो सर CH4, ठीक है। यानी कि CO2 जो है ना, CO2 ये कार्बन एक तत्व, कार्बन का ऑक्साइड है कौन, CO2, ठीक है, और कार्बन का हाइड्राइड कौन है सर, CH4, ठीक है। इस तरीके से यानी कि मेंडलीफ ने R करके उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को बताया और उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने R लिख दिया। R का मतलब कोई भी तत्व, जैसे कि मैंने C लेके आपको समझा दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा आप RO2 RH4, R का मीन्स जैसे कि अगर RC हुआ तो CO2 और CH4। तो इस तरीके से संयोजकता के आधार पर, है ना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स डिटेल से हम पढ़ते हैं 11th-12th में, ठीक। चलिए, तो बता दिया जो मैं बोल के लिखवाया उतना, फिर ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। तो मुझे लिखने को आया कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में आप बताओ, तो मेंडलीफ की आवर्त नियम बताओ। हमसे क्वेश्चन बोलेगा मेंडलीफ का आवर्त नियम, तो जो मैंने बोल के लिखवाया अभी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, इसे हम सर क्या बोलते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम, ठीक है। तो जब भी मेंडलीफ का आवर्त नियम बताओ, मेंडलीफ का नियम बताओ, मेंडलीफ का सिद्धांत लिखाओ बताओ, है ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बताओ, ठीक है। तो जो डेफिनेशन देना है, तो जो मैंने आपको बोल के लिखवाया है, यही डेफिनेशन आपको अपने बोर्ड में लिखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला बिंदु, है ना, इसके बाद अगला बिंदु, ठीक। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 2 स्तंभ हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 2 स्तंभ हैं, ठीक। क्या क्या है सर, हाँ जी, हाँ जी। तो लिखा आपने मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 2 स्तंभ है, ठीक है, 2 स्तंभ है। पहला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, लिखिएगा मेरे साथ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा समूह, जिसे हम समूह बोलते हैं, इंग्लिश में सर इसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 2 स्तंभ है, पहला ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि समूह, दूसरा लिखिएगा क्षैतिज स्तंभ, क्षैतिज स्तंभ। तो मेरे साथ लिखिएगा क्षैतिज स्तंभ, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं आवर्त, जिन्हें हम बोलते हैं सर आवर्त, इंग्लिश में सर बोलते हैं हम पीरियड, ठीक है। क्षैतिज स्तंभ यानी आवर्त, तभी इसका नाम है सर आवर्त सारणी, ठीक है, पीरियड। समझ में आ गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सर खड़ी हुई लाइनें, इन्हें बोलते हैं हम सर ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज का मतलब सर होता है पड़ी हुई लाइनें, पड़ी हुई लाइनें ऐसे, ठीक है, ये चीज़। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर है, जिसे हम बोलते हैं समूह, है ना, वो 8 हैं, यानी कि सर 8 ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं समूह, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो सर 8 समूह हैं, है ना, समूह मतलब ये खड़ी हुई लाइनें, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। कितने आवर्त का मतलब सर ये 36 लाइनें, पड़ी हुई लाइनें, है ना, 36 लाइनें यानी क्षैतिज स्तंभ, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सर आवर्त, ठीक। तो यहाँ पर 6 आवर्त हैं। तो अपने ध्यान रखिएगा, अपने हाई स्कूल के अनुसार, हाई स्कूल ज्ञान के अनुसार मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 समूह हैं और 6 आवर्त हैं। ये बदल सकता है, 11वीं में जाने के बाद ये बदल जाएगा, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी खुद में 2 प्रकार की है आवर्त सारणी मेंडलीफ की, है ना, लेकिन अपने सिलेबस में एक ही है, 10th में बहुत ही कम है, तो मैं 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसे 11th से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को और भी डिटेल से बताते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल जो NCERT में जो मुझे बोर्ड में लिखना है अपने, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अपने 10th के, है ना, 10th के सिलेबस के अनुसार मैं क्या सर बोलूँगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, ठीक है, 8 समूह हैं, ठीक है, और 6 आवर्त हैं। 8 समूह हैं और ये 6 आवर्त हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोल के लिखवा दिया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 2 स्तंभ हैं, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पॉज करके अपने समझने के लिए ऐसे खड़ी हुई लाइनें मतलब सर समूह, पड़ी हुई लाइनें मतलब सर, है ना, आवर्त यानी कि पीरियड, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, वीडियो पॉज करके
इसको समझने के लिए बना लो आप और इसके नीचे लिख लो। ठीक, क्या लिखेंगे सर, लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में है ना 8 समूह है, 8 समूह है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेबल से। 8 समूह है तथा 6 आवर्त हैं, 8 समूह है तथा 6 आवर्त हैं। ठीक है, यानी सर 8 समूह और 6 आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है और मैंने ये सारी बातें आपको बताई और ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट बताया ये सब। ठीक, चलिए हाँ जी। तो अभी मैं आपको एक वही मेंडलीव की आवर्त सारणी वाला मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी से, जब मेंडलीव का हमने आवर्त सारणी देखा तो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताया। एंड मेंडलीव की आवर्त सारणी किस बेसिस पे बनी है, किस आधार पे बनी है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे बनी है ना। और मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है। तो जो मैं आपको बोल के लिखवाया डेफिनेशन ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह होंगे और कितने आवर्त होंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो अपने सिलेबस में है इनकी सारणी से क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या लाभ यानी सर उपलब्धियाँ, इनकी सारणी से क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या फ़ायदे हुए। ठीक है, और इनके सारणी के क्या क्या दोष थे जिसे हम बोलते हैं डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ। ठीक है, तो हमें दरअसल 3 टॉपिक पढ़ना है जो हम आज ही पढ़ लेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी मैं आपको सारणी दिखाकर समझा दूंगा। ठीक, फिर इनके क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं इसको पढ़ना है मुझे। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ना है सर, इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हम आज के समय में पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जिससे कि तत्वों का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो कमियां थी वो आधुनिक आवर्त सारणी में ख़त्म हो गई। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां हैं, ठीक है, जो हम 11th क्लास में जाकर पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि सर अपने सिलेबस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आधुनिक आवर्त सारणी, और सबसे कम इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ, पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। ठीक है, चलिए तो मुझे है ना, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आपको इधर से टेबल दिखेगी, मैं इधर रहता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आपको उधर से टेबल दिख रहा होगा। तो आप देखो टेबल में लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो आपको दिख रहा है कि उधर समूह लिखा हुआ है सर, समूह लिखा है। ठीक है, समूह के नीचे सर ऑक्साइड्स लिखा है एंड हाइड्रोक्साइड्स लिखा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड्स में कैसे लिखा है, अब देखो 8 समूह है टोटल, है ना, इस तरीके से जो है ना ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं 8 हैं। ठीक, देखो आप रोमन में लिखा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ठीक है, 8 समूह है। ठीक, अब देखिए समूह के नीचे लिखा है सर ऑक्साइड्स, फिर सर क्या लिखा है हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, तो जो ये पड़ी हुई लाइनें हैं, जो ये 36 लाइनें हैं, इन्हें हम सर क्या बोलते हैं, आवर्त, इन्हें हम बोलते हैं सर आवर्त। ठीक, तो आप देखो लिखा है ना पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। ठीक है, अब देखिए चौथा आवर्त अपने आप में 2 श्रेणी में विभाजित है, चौथा आवर्त। ठीक, जिसमें आपको दिख रहा होगा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। ठीक, फिर पांचवा आवर्त फिर से 2 श्रेणी में। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी एंड द्वितीय श्रेणी, फिर छठा आवर्त। ठीक, प्रथम श्रेणी एंड द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 आवर्त दिख रहा है। आवर्त मतलब सर ये है ना क्षैतिज स्तंभ, ये आवर्त। ठीक, और ऐसे 8 स्तंभ दिख रहे हैं जिन्हें हम सर क्या बोल रहे हैं, समूह बोल रहे हैं। ठीक, एंड आपको दिख रहा है कि सर ऑक्साइड्स, देखिए आप पहले समूह में देखो आप ऑक्साइड्स, है ना, या फिर मैं आपको बोलूँ पहले आवर्त में ऑक्साइड्स देखो R2O, है ना, ये एक ऑक्साइड है। R का मतलब कोई तत्व हो सकता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है इसीलिए R2। ठीक है, अब आगे देखो RO एक ऑक्साइड है। तो R जो है वो कोई एक तत्व है, उस तत्व के आधार पर ऑक्साइड्स बनते हैं, है ना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब आप देखो तीसरे वाले समूह में देखो, ठीक है, R2O3, फिर आगे जाओ RO2, फिर R2O5, ठीक है, फिर RO3, ठीक, फिर R2O7। तो ये ऑक्साइड्स हैं सर। नीचे आप देखो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स। जब किसी तत्व की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होगी तो उसे हम सर क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। उस बनने वाले यौगिक को बोलते हैं सर हम हाइड्राइड। जब किसी तत्व की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो जो यौगिक बनेगा उसको सर हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। तो अभी हमें 10th में केवल नाम सुनना है, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स। डिटेल से हम पढ़ेंगे 10th, 11th और 12th में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर RH एक हाइड्रोक्साइड है, RH2 है, RH3 है। ठीक है,
फिर RH4 है, जैसे CH4 है ना, RH3, फिर RH2, RH। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड्स तथा ऑक्साइड्स का भी अध्ययन किया और उनको भी इस तरीके से व्यवस्थित किया। ठीक, मुझे सर क्या पढ़ना है, हमें बस ध्यान रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ यही फोटो आपको देखनी है। ठीक, ये मुझे सब कुछ याद वाद नहीं रखना है, मुझे सर क्या याद रखना है, मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम जो मैंने आपको बोलकर लिखवाया, बस सर मुझे इतना ही ध्यान रखना है अपने हाई स्कूल के लिए। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं, मुझे इतना ही ध्यान रखना है बस। और इसके अंदर जो भी तत्व हैं उन तत्वों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसे हमें डिटेल से पढ़ना है, उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम सर आते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां हैं एंड मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको टेबल समझ में आ गई, जितना मुझे पढ़ना था मैं समझा दिया। अभी मैं इस टेबल पर फिर से आता हूँ जब मैं आपको लाभ समझा रहूँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं रफ करने के बाद। हाँ।